हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले जो एपिसोड है उसके अंदर हमने ब्रीदिंग और गैसियस एक्सचेंज को देखा था। अब उसी को हम इस एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने ब्रीदिंग के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में देखा था, जैसे कि जो लंग्स हैं वो कैसे होते हैं, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर और उनकी लोकेशन को हमने पिछले एपिसोड के अंदर ऑब्जर्व किया था, देखा था। अब हम इस एपिसोड के अंदर ये देखेंगे कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो कैसे होता है हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि कैसे गैसेस जो है आउटर एनवायरनमेंट से लंग्स तक आती हैं और कैसे लंग्स से गैसेस आउटर एनवायरनमेंट तक जाती है। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि जो लंग्स है वहाँ पर ब्लड के साथ गैसियस एक्सचेंज किस फॉर्म में होता है, कैसे होता है और आगे जो गैसेस हैं वो किस फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है, ये हम इस एपिसोड के अंदर देखने वाले हैं। सो आइए अब हम देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या है। ब्रीदिंग का मतलब एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन। मीन्स कि जब हम गैसेस को अंदर लेते हैं हमारे लंग्स में, दैट पार्ट इज कॉल्ड इनहेलेशन, एंड जब हम गैसेस को लंग्स में से बाहर निकालते हैं दैट पार्ट इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। तो वही हम देखने वाले हैं कि जो इनहेलेशन है और एक्सहेलेशन है वो कैसे होता है। इस प्रोसेस के अंदर हमारे बहुत सारे पार्ट्स या ऑर्गन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम के और ट्रैक्ट के काम आते हैं, जिनके बारे में हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं इनहेलेशन की। इनहेलेशन की मैकेनिज्म को परफॉर्म करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी बॉडी की जो मसल है शीट लाइक, उसे हम डायफ्राम कहते हैं, और ये डायफ्राम जिसे हम फ्लोर ऑफ थोरेसिक कैविटी भी कहते हैं, ये जनरली डोम शेप्ड होती है। और जब इनहेलेशन करना होता है तो इसका शेप डोम शेप से चेंज हो जाता है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और अब ये डोम शेप से चेंज हो जाएगी फ्लैट शेप के अंदर। साथ ही साथ इंटरकोस्टल मसल्स जो कि हमारी रिब्स के बीच प्रेजेंट थी, वो इंटरकोस्टल मसल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन होगा। उनमें कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जो हमारा थोरेसिक कैविटी है वो अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव करेगा। ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा बाहर आएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब क्योंकि इसने अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव किया है और साथ ही साथ डायफ्राम ने नीचे की तरफ मूव किया है, फ्लैट हुआ है, तो जो हमारा थोरेसिक कैविटी है इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। और जब थोरेसिक कैविटी में वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इन दैट केस जो लंग्स के ऊपर पड़ने वाला प्रेशर है, लगने वाला प्रेशर है, वो डिक्रीज हो जाएगा। एंड व्हेन द प्रेशर ऑन लंग्स डिक्रीज, लंग्स विल एक्सपेंड, क्योंकि लंग्स क्या हैं, स्पॉन्जी पाउचेस हैं। तो उस स्पॉन्जी पाउचेस होने की वजह से जैसे ही उन पर से प्रेशर डिक्रीज होगा वो एक्सपेंड करेंगे, और जैसे ही लंग्स एक्सपेंड करेंगे एयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कहाँ आ जाएगी, लंग्स तक आ जाएगी। अब क्योंकि एयर कहाँ तक आ गई है, लंग्स तक, तो अब इसका एक्सचेंज होगा उस एयर के साथ जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। ब्लड के अंदर जो गैसेस है वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद आई हैं और वहाँ पर CO2 ज़्यादा होता है और लंग्स के अंदर O2 ज़्यादा होता है। तो जो गैसेस हैं वो वहाँ पर O2 है वो जाएगी ब्लड के अंदर और ब्लड से CO2 आएगी बाहर। तो ये गैसियस एक्सचेंज जो है वो डिफ्यूज़न नाम के प्रोसेस के थ्रू होता है, जहाँ पर मटेरियल या गैसेस अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। तो क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और लंग्स में ऑक्सीजन ज़्यादा है तो वो जाएगी ब्लड में, और CO2 ब्लड में ज़्यादा है, एनवायरनमेंट में कम है, तो ब्लड से CO2 आ जाएगी कहाँ पर, वो आ जाएगी हमारे लंग्स के पास। तो इस तरह से ये एक्सचेंज हुआ। अब एक्सचेंज के बाद जो गैसेस हैं हमारे लंग्स में उनमें CO2 ज़्यादा है, O2 रेस्पेक्टिवली कम है पहले से, तो उनको एक्सहेल करना होगा। एक्सहेलेशन के लिए अब वही प्रोसेस होगा बट रिवर्स मैनर में। यहाँ पर जो हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फ्लैट हुआ था वो वापस से रिलैक्सेशन की वजह से डूम शेप हो जाएगा, और जो हमारी थोरेसिक कैविटी थी वहाँ पर इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, अब उनमें रिलैक्सेशन होगा, और उनमें रिलैक्सेशन की वजह से थोरेसिक कैविटी का मूवमेंट वापस डाउनवर्ड
और इनवर्ट होगा, यानी कि थोरेसिक कैविटी नीचे और अंदर की तरफ मूव करेगी। इसकी वजह से जो थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा, और अगर वॉल्यूम रिड्यूस होगा तो ये जो प्रेशर है वो लगेगा हमारे लंग्स यानी कि स्पॉन्जी पाउचेस पर, और स्पॉन्जी पाउचेस या लंग्स पर जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो उन लंग्स के अंदर जो गैसेस है वो निकलकर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन परफॉर्म होते हैं, एंड वी कैन सी यहाँ पर जो प्रोसीजर है वो एक दूसरे से ऑपोजिट चलता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो डिफ्यूजन नाम के प्रोसेस के थ्रू होता है, बट एज वी नो दैट डिफ्यूजन इज वेरी स्लो प्रोसेस। डिफ्यूजन बहुत धीमा होता है, और इसकी वजह से अगर डिफ्यूजन हो भी गया और एक्सचेंज हो भी गया तो भी गैसेस को रिक्वायर्ड प्लेस तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा, और इतने टाइम में हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, या हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो ऑक्सीजन के बिना डाई हो जाएंगे। तो इसी चीज़ से बचने के लिए हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट को करने के लिए एक यूनिक मैकेनिज्म होती है, जिस मैकेनिज्म से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू ब्लड। तो वो मैकेनिज्म क्या है या वो प्रोसेस क्या है, लेट्स सी। सो अगर हम बात करें ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की, तो वो ऑक्सीजन जो लंग्स के अंदर प्रेजेंट है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगी एक्सचेंज के बाद। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं 97% जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगी और एक कॉम्प्लेक्स बनाएगी जिसे हम नाम देते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स अब ब्लड के साथ ट्रेवल करेगा और वेरियस रिक्वायर्ड पार्ट तक जो ऑक्सीजन है वो इस प्रोसेस के थ्रू जाएगी। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो यहाँ पर 3% ऑक्सीजन जो रिमेनिंग है वो ब्लड प्लाज्मा के साथ डिसॉल्व्ड फॉर्म में ट्रेवल करेगी। एज वी नो कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर वाटर होता है एंड सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैन बी डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो ये जो है ऑक्सीजन वो प्लाज्मा के साथ डिसॉल्व्ड फॉर्म में ट्रेवल करेगी और बॉडी के वेरियस पार्ट्स तक जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन जो है अब बहुत फास्टली सभी ऑर्गन्स तक पहुंच सकती है। ये तो बात हुई ऑक्सीजन की, लेकिन अगर हम आगे बात करें CO2 की, कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी सेल्स के अंदर बनी है आफ्टर रेस्पिरेशन, वो CO2 उन ऑर्गन्स से हमारे लंग्स तक किस प्रोसेस के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगी। तो उसमें भी कुछ अलग अलग मैकेनिज्म्स हैं, जिसमें सबसे पहली अगर हम बात करें 70% CO2 जो है वो बाइकार्बोनेट आयन HCO3 माइनस आयन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगी। उसके बाद जो 23% CO2 है वो एक कॉम्प्लेक्स बनाएगी हीमोग्लोबिन के साथ, और उस कॉम्प्लेक्स को हम नाम देते हैं कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। ये जो कॉम्प्लेक्स है, जैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक कॉम्प्लेक्स था उसी तरह से होता है, बस डिफरेंस ये है कि ये कॉम्प्लेक्स बना है CO2 के साथ, और अब ये जो CO2 है उसे ऑर्गन्स से लंग्स तक लाएगा, एंड जो रिमेनिंग 7% कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड प्लाज्मा के साथ डिसॉल्व होगी, और डिसॉल्व होने के बाद ऑर्गन्स और सेल्स से हमारे लंग्स तक लाई जाएंगी। उम्मीद है आपको ये एपिसोड ब्रीदिंग और गैसियस एक्सचेंज का पसंद आया होगा, और अगर आपने इसे पसंद किया तो हमें कमेंट्स करके बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे आपसे इसी तरह के इंटरेस्टिंग एपिसोड्स और टॉपिक्स के साथ।